Hello, good evening, all of you, my dear student. You are most welcome to our YouTube channel after 12th. We are preparing for CLAT 2026, part of quantitative techniques. Quantitative techniques वाले part में CLAT 2026 के लिए अपन प्रिपरेशन कर रहे हैं. इसमें दोस्तों हम कैलकुलेशन पर जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. अगर आपने उसको अच्छी तरह से फॉलो किया तो आपके 10 to 12 क्वेश्चंस जो आते हैं वो ऐसे हवा में उड़ा दोगे आप पक्का. क्वांटिटेटिव टेक्निक वाला पार्ट इतना आसान आता है, बहुत आसान आता है, लेकिन वो हमको टफ क्यों लगता है? क्योंकि हमारी कैलकुलेशन अच्छी नहीं होती. यदि हमारी दोस्तों कैलकुलेशन बेहतरीन होगी तो मैं आपको सच बता रहा हूं, आपको उस वाले पार्ट में सबसे ज्यादा आनंद आएगा, क्योंकि सबसे इजी पार्ट है ही आपके में. वो पूरा का पूरा क्लैट का पेपर एनालिसिस करो, 5 to 6 ईयर्स के एनालाइज करो, तो आपको महसूस हो जाएगा कि सबसे इजी पार्ट क्वांटिटेटिव टेक्निक है. लेकिन फिर भी बच्चे उसमें एक दो क्वेश्चन ही करके आते हैं या बहुत ज़्यादा डरते हैं. पता नहीं क्यों डरते हैं, डरने की जरूरत है ही नहीं, बहुत आसान पार्ट आता है. दो कैलकुलेट्स आती हैं, किसी भी टॉपिक पर बेस्ड आ जाती हैं, अर्थमेटिक पर, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बोर्ड एंड स्ट्रीम, मिक्सचर एलिगेशन, परसेंटेज. इन पर से किसी पर ही बेस्ड वो कैलकुलेट आती हैं, और उनमें एक बार लॉजिक समझने के बाद फिर कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है. जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमेशा जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है उसके दो पार्ट होते हैं. पहला पार्ट होता है क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, पहला पार्ट होता है दोस्तों कॉन्सेप्ट, और तुरंत ही दूसरा पार्ट होता है फिर क्वेश्चन का कैलकुलेशन. अब देखो, कॉन्सेप्ट तो चलो हर क्वेश्चन का अलग अलग आपको बहुत वेरियस टाइप्स के क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं, जब जाके कॉन्सेप्ट हम समझते हैं. लेकिन कैलकुलेशन तो हर क्वेश्चन का सेम पार्ट है. अगर आप कैलकुलेशन पर ध्यान दोगे थोड़ा सा, तो आप ये मान लीजिए कि हर क्वेश्चन का 50% पार्ट आपने आसान कर लिया है. तो चलिए दोस्तों, मैं राम फौजदार आप सभी का रेशियो प्रोपोर्शन के बेहतरीन क्वेश्चंस की क्लास में आपका स्वागत करता हूं. आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. आज की क्लास होगी हमारी रेशियो प्रोपोर्शन, जो कि कैलकुलेट में बहुत ज़्यादा देखा जाता है. कैलकुलेट दोस्तों मेनली तीन टॉपिक से ही बनती है: एवरेज, परसेंटेज एंड रेशियो. एवरेज, परसेंटेज एंड रेशियो, ये तीनों टॉपिक अगर आपके अच्छे हैं तो कैलकुलेट आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन अदर टॉपिक हमें इसलिए पढ़ने होते हैं कि अगर वो अदर टॉपिक पे ही कैलकुलेट डिजाइन करके दे दी तो फिर उसकी नॉलेज, उसकी कॉन्सेप्ट, उसकी अप्रोच हमें पता होना बहुत जरूरी होता है. ठीक है, तो आइए मैं मेरी क्लास को आगे बढ़ाता हूँ. ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है. आइए पढ़ते हैं. मैन हैज 3 सन्स, 2 डॉटर एंड ए वाइफ. They divided a sum of 19,000 among themselves such that each daughter got 1.5 times the amount received by each son. ओके, सुनिएगा ध्यान से. क्या बोला? 3 सन है, सन जो कि 3 है, डॉटर 2 डॉटर्स एंड वाइफ 1 वाइफ. Daughter got 1.5 times the amount received by each son. 1.5 times we can say 3 by 2. 1.5 times we can say 3 by 2. If son got 2, then daughter got 3. This is the 1.5 times of son. Okay, and his wife received 600 less than each son. Wife received 600 less than each son. Okay, my dear student, 2x 3x. Wife get 2x minus 600 less than each son. Son share is 2x, then wife share is 2x minus 600. What is the total amount received by 3 son together? बहुत इजी क्वेश्चन है. आइए, this is the share of 1 son, but there is 3 son, then the total share of 3 son is 6x. Total share of 2 daughter is again 6x. Okay, and my dear student, wife
2x minus 600 is equal to 19,000. The total sum is 19,000. इजी है एकदम, तो ध्यान दीजिएगा। 6 6 12 to 14x 14x। आइए दोस्तों देखते हैं एक बार। एंड 600 उधर ट्रांसफर करेंगे तो देन 196, ओके, कैंसिल बाई 14, square of 14, okay, then the value of x will be 1400. We want to find out the total amount received by 3 sons together. Total amount received by 3 sons together is 6x. Then the value of 6x will be 1400 into 6, 8400. 8400 is the right answer. D is the right answer. अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ोगे तो डेफिनेटली सॉल्व कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों, आइएगा। ट्वाइस द सैलरी ऑफ ए इज 5 times द सैलरी ऑफ बी। वाओ, ट्वाइस द सैलरी ऑफ ए। दोस्तों क्लास को जैसे रिकॉर्डेड क्लास आती है, मैं इस बात को मेरी क्लास में कई बार आपसे डिस्कस करता हूं कि रिकॉर्डेड क्लास का एक फायदा है कि आप उसे अपने हिसाब से फॉरवर्ड बैकवर्ड कर सकते हो। आप जब भी कोई नया क्वेश्चन आए स्क्रीन पर, उसे हमेशा पॉज करें और सॉल्व करने की कोशिश करें। आपसे इजीली सॉल्व हो जाता है तो इसका मतलब आपको उस टॉपिक की अच्छी नॉलेज डेवलप हो चुकी है। नहीं होता है तो वीडियो कंटिन्यू करें और उसका सोल्यूशन देखें। कभी भी रिकॉर्डेड क्लास आए उसे ऐसे नहीं देखें कि हाँ ठीक है चल रहा है, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सर, बहुत बढ़िया। उन्हीं क्वेश्चंस को जब आप बिना क्लास के करोगे तो वो आपके तांडव करेंगे, क्योंकि आपने ध्यान से बात सुनी ही नहीं, है ना। तो आपको हमेशा खुद से करके देखना, नहीं होता है तो फिर क्लास वापस से रन करनी। लाइव आती है तो उसमें खुद ही टाइम दिया जाता है, एक टाइमर चालू कर दिया जाता है कि आप इतने टाइम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए। लेकिन अगर रिकॉर्डेड है तो वो काम हमें ऐसे करना होता है। तो ध्यान दीजिएगा, हो ट्वाइस द सैलरी ऑफ ए इज इक्वल, the salary of A is 5 times the salary of B. Twice the salary of A is 5 times the salary of B. And 4 times the salary of B, okay, 4 times the salary of B is equal to the twice the salary of C. 4 times the salary of B is equal to twice the salary of C. 2 से कैंसिल कर सकते हैं 2। The ratio of A raised to B is, ऐसे पलट दीजिए इस रेशियो को, 5 raised to 2, ऐसे डायरेक्ट पलट सकते हैं। एंड द रेशियो ऑफ B raised to C इज, ऐसे पलट दो, 1 है ना दोस्तों, तो 1 raised to 2। अब हम ABC का रेशियो फाइंड आउट करना चाहते हैं। B की वैल्यू यहाँ पर 2 है, यहाँ पर B की वैल्यू 1 है, तो दोस्तों हम यहाँ पर भी, जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ भी हम 2 बनाना चाहते हैं, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन रेशियो है तो मल्टीप्लाई पूरी वैल्यू में ही होगा, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू फाइनल आ जाएगी A raised to B raised to C 5 raised to 2 raised to 4। अब ऐड करें हम द सम ऑफ रेशियोज, 5 to 7 4 11 11। if the salary of C is 1600, salary of C is 1600, then 4 is equal to 1600, then value of 1 is equal to 400। 4 रुपए में 1600 टॉफी आती है, 4 रुपीज में 1600 टॉफी आती है दोस्तों, तो 1 रुपीज में कितनी आएगी, 400। वी वांट टू फाइंड आउट द सैलरी ऑफ ए, देन द वैल्यू ऑफ 5 विल बी, then the value of 5 will be into 400, 2000। E is the right answer, 2000। E is the right answer, okay। बहुत इजी क्वेश्चन था, आप आराम से वापस से देख लें भले ही। ट्वाइस द सैलरी ऑफ ए इज 5 times द सैलरी ऑफ बी। तो जब भी इस तरह का रेशियो आता है तो परेशान ना हो दोस्तों, इसे हम ऐसे कर लेते हैं, जैसे
अगर यहाँ कोई वैल्यू ऐसे गिवन है ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ बी, तो पूरा प्रोसेस ये है कि ए अपॉन बी हम करते हैं ऐसे, तो यहाँ से 2 को इधर लेके जाते हैं, तो जब 2 यहाँ से इधर लेके जाएंगे तो 3/2 होता है। तो इतना ताम झाम भी क्यों करना, आप इसे डायरेक्टली लिख सकते हो, ऐसे पलट दो तो 3/2। मैं ऐसे वापस से आपसे पूछूं तो आपको रिप्लाई करना है 5b इज इक्वल टू 4c, तो b/c आप लिखोगे तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, 4/5 है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए सम इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए बी एंड सी इन द रेशियो 9:6:11। बहुत अच्छी बात है, 9:6:11। A gives 500 from his share to C and the ratio of share ABC become 4:3:6. Old ratio, this one is new ratio. When A gives 500 rupees to C, then the ratio become 4:3:6. Old ratio is 9:6:11. Okay. What is the sum of share of B and C in the beginning? Wow. What is the share of B and C in the beginning? शुरुआत में B और C के शेयर क्या थे ये बताना है। अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल भी दोस्तों हमें इसमें कोई भी कैलकुलेशन ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, कोई एक्स वाई मानने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें ये पता है कि B ने पैसा दिया और C को दिया, B ने पैसा दिया C को दिया, तो भाई A ने पैसा दिया C को दिया, तो B पे क्या इफेक्ट आ रहा है, B तो अपनी जगह पे एकदम सही होना चाहिए। A ने पैसा दिया C के लिए दिया, तो B तो ना तो ले रहा है ना दे रहा है, तो B पर क्या जोर आ रहा है, तो B को सेम होना चाहिए। B यहाँ 6 है यहाँ 3 है, ऐसा ठीक नहीं है, आप B को सेम करिएगा। जैसे ही आप B को सेम करोगे तो आपको रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये 6 बनेगा, तो रेशियो हो जाएगा 8, 6, 12। अब ध्यान दो, अब बहुत आसान हो चुका है ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। हमें पता है रेशियो 9 से 8 हुआ, कितना कम हुआ 1। सी का रेशियो 11 से 12 हुआ, कितना बढ़ा 1, कितना इंक्रीज हो रहा है 1। ए का रेशियो कितना डिक्रीज हो रहा है 1। हमारे रेशियो के अकॉर्डिंग तो हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि ए 1 रुपये दे रहा है और सी को 1 रुपये मिल रहा है। ए ने 1 रुपये दिया तो सी को 1 रुपये मिला, तो 1 की वैल्यू क्वेश्चन में 500 गिवन है। 1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना गिवन है 500। 1 is equal to 500, then the share of B and C, 6 plus 11, 6 plus 11 is 17, 6 plus 11 is 17, तो 1 is equal to 500, then 17 is equal to 8500। खटाक 8500 is the right answer। ए ने पैसा दिया सी के लिए, तो बी पर कोई भी इफेक्ट नहीं आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या है। वीडियो पॉज करें, सोल्व करके दिखाएं फटाफट से। बहुत शानदार सवाल है, जल्दी से सोल्व करिएगा। रुपीज 11550 has to be divided between x, y and z such that x get 4/5 of what y get। x get 4/5 of y get। y को इधर ले आए दोस्तों, then the ratio of x raised to y is 4/y। Next statement is and y gets 2/3 of what z get। 2/3 of z, तो y upon z is equal to 2/3। We want to find out the ratio of x raised to y raised to z। तो देखो दोस्तों, इसका आंसर अभी फटाफट से आने ही वाला है।
एक्स वाई का रेशियो लिखिए आप 4:5, वाई जेड का रेशियो लिखिए आप 2:3। ये वाला मेथड हमने आपको बहुत बढ़िया तरीके से सिखा रखा है कि जो जगह आगे खाली पड़ी है, जो प्लेस एम्प्टी है, उसे फिल कर दीजिएगा। जो प्लेस एम्प्टी है उसे फिल कर दो। 4 2 जा 8, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। ओके, हाउ मच मोर डज जेड गेट ओवर एक्स? ओके, total value will be 33, 15, 8, 23, 10, 33, but the total value is 11550. 33 is equal to the 11550, then 1 equal to, my dear student, 11 से कैंसिल कर सकते हो आप 3 टाइम। जैसे मैं यहाँ ये कैंसिल करके बताऊं, थोड़ा जगह कम है, 3 से कैंसिल करोगे तो 350, 1 इज इक्वल टू द 350। ओके, अब बात आ रही है, पूछ रहा है हाउ मच मोर डज जेड गेट ओवर एक्स? जेड एक्स से कितना ज्यादा लेता है? 7। 1 इज इक्वल टू 350, देन 7 इज इक्वल टू 7 5 जा 35, कैरी 3, 21 3 24, 2450। डी इज द राइट आंसर। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। अगर आप सवाल ध्यान से पढ़ोगे, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे, तो आधे से ज्यादा सॉल्यूशन तो दिमाग में आ जाता है। उसके बाद बस कॉपी पे करना बाकी है। बाकी के क्वेश्चन दिमाग में ही सॉल्व होता है। जैसे हम कंप्यूटर पे दोस्तों अगर डेटा गलत टाइप करते हैं तो आंसर स्क्रीन पे गलत आता है, रॉन्ग आंसर आता है। ऐसे ही हम हमारे दिमाग को जो डेटा दे रहे हैं वो बहुत ही उलझा हुआ सा दे रहे हैं, क्योंकि हर बच्चा जब भी जल्दी में होता है तो क्वेश्चन को फास्ट पढ़ता है, वो यही गलती कर बैठता है। अब दिमाग में आंखें थोड़ी हैं, आंखें तो आपको दे रखी हैं। अब आप पढ़ोगे, दिमाग को डेटा दोगे, तब दिमाग उस काम को करेगा। तो आपने दिमाग को डेटा ही गलत दिया है, उलझा हुआ दिया, तो वो कैसे सॉल्व करेगा बताइए? इसका मतलब है कि हमेशा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, धीरे पढ़िए, जिससे दिमाग को डेटा सही जाएगा, एक ही बार में आंसर आ जाएगा। नहीं तो हर बार आपका आंसर कैलकुलेशन उलझेगी, उल्टी सीधी हो जाएगी, गलत हो जाएगी, सही नहीं आएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो हमेशा सवाल धीरे पढ़िए, क्वेश्चन धीरे पढ़िए, ऑटोमेटिकली आंसर फास्ट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। आओ, क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन टिकट प्राइस टू ए वाटर पार्क आर इंक्रीज्ड इन द रेशियो 11:12। ओहो, वाटर पार्क वाले को साहब थोड़ा खर्चा बढ़ गया है, तो भाई ने टिकट प्राइस बढ़ा दिया। पहले टिकट प्राइस था पहले टिकट प्राइस था 11 रुपए, 11 रुपीज, अब हो गया 12 रुपीज। ओके, देन द नंबर ऑफ डेली विजिटर्स टू द पार्क फॉल इन द रेशियो 8:7। लेकिन दोस्तों जो विजिटर्स है वो भी ब्रांड है एकदम। उन्होंने सोचा अच्छा पैसे बढ़ा रहा है, हम कम हो जाते हैं। तो पहले विजिटर आते थे 8, अभी विजिटर आ रहे हैं 7। विजिटर कम हो गए, जैसे ही कीमतें बढ़ाई कम हो गए। जैसे जियो ने जैसे पैसे बढ़ाए तो लोग तुरंत दूसरे तरफ जाने लग गए। ऐसे जहां भी पैसे बढ़ते हैं जनता थोड़ा बहुत इधर उधर होती है। तो दोस्तों यहां भी हुआ। आप मुझे एक बात बताइए इस जगह पर सोच के कि पहले टिकट 11 रुपीज की थी, 8 विजिटर आते थे, तो रेवेन्यू कितना आता होगा? 11 × 8। लेकिन अभी एक टिकट 12 रुपीज की है और विजिटर आते हैं 7, अभी रेवेन्यू कितना आता होगा? 12 × 7। अब देखिएगा एक बार, 4 से कैंसिल करो 2, 4 से कैंसिल करो 3, तो क्या रेशियो बन गया दोस्तों? 22:21। ये रेवेन्यू रेशियो हुआ। पहले 22 रुपीज की इनकम होती थी, अभी 21 रुपीज की हो रही है। भले ही इसने टिकट प्राइस बढ़ाई, लेकिन नंबर ऑफ विजिटर्स के गिरने से, डिक्रीज होने से रेवेन्यू डाउन हो गया। ओके, क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। If the daily revenue before the increase in the ticket price was 1,76,000, पहले जो रेवेन्यू था वो 1,76,000 था। हमारे क्वेश्चन में पहले जो रेवेन्यू था वो 22 था, तो 22 की वैल्यू किसके इक्वल है? 1,76,000।
क्वेश्चन की डिमांड क्या है, देन फाइंड द डेली रेवेन्यू आफ्टर द इंक्रीज इन द टिकट प्राइस। टिकट प्राइस में इंक्रीमेंट के बाद का जो रेवेन्यू है वो कैलकुलेट करके बताइए। तो बाद का रेवेन्यू तो 21 है, मल्टीप्लाई करेंगे। अब करेंगे कैलकुलेशन। देखो दोस्तों, सीधे सीधे कैंसिल होता नजर आ रहा है 8, 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 168, 30 तो है ही है, तो 168, 1,68,000 इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। उम्मीद कर रहे हैं बात आपको आराम से समझ आ रही होगी। आसान बात है, ऐसी कोई बड़ी बात तो है नहीं। चलिए वन मोर क्वेश्चन दोस्तों, आओ एक और सवाल देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। ये कह रहा था प्राइस ऑफ ए मूवी टिकट वाज इंक्रीज इन द रेशियो 9:10। व्हाट इज द इंक्रीज इन द रेवेन्यू ऑफ द सिनेमा हॉल इफ द ओरिजिनल फेयर वाज 180 रुपीज, 2200 टिकट वर सोल्ड। एकदम इजी क्वेश्चन है, अभी जो करवाया उसके जैसा ही क्वेश्चन है। ये हम आपके होमवर्क में छोड़ते हैं, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। सेम क्वेश्चन है जैसा अभी अभी समझाया वैसा ही क्वेश्चन है, तो आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। थैंक यू दोस्तों, ऐसी क्लासेस के लिए लगातार बने रहिए हमारे साथ। और बहुत लंबा सेशन नहीं आता, छोटा सा आता है, चाहे तो हर बच्चा इसकी प्रैक्टिस कर सकता है और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकता है। आप ये देखते हो अपनी क्लास में हम कहीं भी कोई भी टाइम बातचीत में वेस्ट नहीं करते हैं। अगर आप 20-22 मिनट पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको उस टॉपिक के बारे में जानकारी हो जाएगी, एक मॉक टाइप हो जाएगा आपका। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आसपास का माहौल ऐसा हेल्दी रखिएगा जिससे पॉजिटिव वाइब्स आए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।